नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, जो कि काफ़ी पॉपुलर फंड भी है। आम निवेशकों के बीच में इसकी बारीकियां समझेंगे, इनसाइट्स को समझेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अजय खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फंड मैनेजर हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी से। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस फंड पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आउटलुक एक मार्केट्स पर क्या व्यू है आपका करंट मार्केट सिनेरियो पर, यहाँ से आगे के लिए क्या आउटलुक है? क्योंकि काफ़ी टर्बुलेंस, एप्रीहेंशंस, कॉशियसनेस हमने रिसेंटली मार्केट पे देखी थी, लेकिन उन सबको ओवरकम करते हुए वापस स्ट्रेंथ भी आते हुए दिखाई दी है। अर्निंग्स भी आपने देखे, कैसे रीड करते हैं करंट मार्केट सिनेरियो को? धन्यवाद। तो मार्केट में जो जनवरी से करेक्शन हुआ था उसके जो कारण थे, कुछ अनसर्टेनिटीज थी, उसमें से काफी कुछ अब सॉल्व हो गया है। सो फॉर एग्जांपल उस समय लिक्विडिटी काफी डिफिकल्ट था, वो सॉल्व हो गया है। अब लिक्विडिटी की सिचुएशन काफी बेटर है। तब से अब तक जैसे इन्फ्लेशन का नंबर जो आया है, जीडीपी ग्रोथ का नंबर आया है, और इस क्वार्टर का जो अर्निंग आया है, उसने आई थिंक काफी सारे वो अनसर्टेनिटीज जो थी उसको आंसर कर दिया है। क्योंकि उस टाइम जैन फेब में व्हेन हम लोग भी जब कंपनी से बात कर रहे थे, तो मैनेजमेंट्स भी देवर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। सो काफी सारी वो चीजें अब सॉल्व हो गई हैं, एंड अर्निंग्स अभी भी हेल्दी हैं। अगर आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी देखेंगे फॉर निफ्टी 500 कंपनीज, वो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर हाई पर है। इस क्वार्टर का जीडीपी नंबर भी अच्छा रहा है। सो आई थिंक जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उस टाइम के, वो लास्ट 2 महीने में काफी सारे पॉजिटिव्स आए हैं, जिसके कारण फंडामेंटली मार्केट ने जो प्राइस एक्शन देखने को मिला है आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स और सेक्टर्स में, वो उसी के कारण हुआ है, क्योंकि बिजनेसेस की डिलीवरी एक्चुअली बेटर रही है फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। जहां तक आपका क्वेश्चन है गोइंग फॉरवर्ड, सो आई थिंक अगर टू पार्ट्स में देखें, मैक्रो एंड माइक्रो में, जो जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन इस इंडिया में इस समय जो इन्फ्लेशन है वो आई थिंक काफी हेल्पफुल है। सो लास्ट 1-2 साल से जहां तक हम लोग अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन देख रहे थे, आई थिंक वहां थोड़ा सा अब रिलीफ मिलेगा, स्पेशली टैक्स कट के कारण। अब जब थोड़ा सा पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आएगा, सो जो कंजम्पशन स्लो डाउन था वो शायद थोड़ा सा रिवाइव होने लगेगा। रूरल सेक्टर भी कुछ टाइम से अब अच्छा कर रहा है। गवर्नमेंट की साइड से स्पेंड भी, जैसे जब हम कंपनी से बात कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द फील कि ऑर्डर फ्लो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। सो आई थिंक मार्केट को कंसिडरिंग द मैक्रो एंड माइक्रो कंडीशन, आई थिंक मार्केट इज वेल प्लेस्ड, एंड मार्केट जो थोड़ा अनसर्टेनिटीज अभी भी हैं वो नेक्स्ट 2-3 महीने में प्ले आउट करेंगे, और बाय एंड लार्ज आई थिंक मार्केट इज वेल प्लेस्ड। अच्छा, अगर अब हम बात करें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो ये फंड कोई दो राय नहीं है अजय जी। आपको प्राउड भी फील होता होगा कि काफ़ी पॉपुलर फंड है अमंग रिटेल इन्वेस्टर। फ्लोज भी इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन आज इस फंड के पीछे की कहानी, थ्योरी, आपका इन्वेस्टमेंट राशनल है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या इन्वेस्टमेंट राशनल आपका रहा है इस फंड के पीछे, और उसके बाद फिर हम आगे के कॉम्पोजिशन को भी समझेंगे। तो मोतीलाल में एज एन एएमसी हमारा हमेशा फोकस रहा है कि हम वो सेक्टर्स और कंपनीज को पिक करें अपने पोर्टफोलियो में जहां पे जनरली ग्रोथ इज हायर देन द इंडस्ट्री। सो इसीलिए हमारा हमेशा क्लियर होता है, कुछ सेक्टर्स हमें पसंद होते हैं और कुछ सेक्टर्स हम लोग अवॉइड करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। स्पेशली हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा सिक्लिकल सेक्टर्स जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है वो भी अवॉइड करें। सो आप देखेंगे इस फंड में, क्योंकि दिस इज लार्ज एंड मिड कैप फंड, 35% लार्ज में होता है, 35% मिड, एंड रेस्ट 30 कैन बी इन एनी क्लास। सो यहाँ पे हमारा कोशिश होता है कि हम अच्छे 25-30 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसका अर्निंग ग्रोथ स्पेशली उस कैटेगरी के इंडेक्स से और पीयर्स से काफी ज्यादा हो। सो आई थिंक वही चीज कंसिस्टेंटली हम लोग करते आ रहे हैं, एंड हम कोशिश करते हैं कि वो अर्निंग जो है उसकी क्वालिटी भी हेल्दी हो। सो इसीलिए बैलेंस शीट हेल्दी हो, कैश फ्लो स्ट्रांग हो, अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो एक्चुअली डिलीवरी होती रहे ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। सो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे स्कीम में जैसे कुछ 8-9 इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा अलोकेशन होता है।
एंड सभी कंपनीज का इनका अर्निंग ग्रोथ बाकी काफी मार्केट से बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली सम जैसे आप देखेंगे इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. सो B2B and B2G, which is like manufacturing part of it, which is 60% in the portfolio. 40% is around B2C, which is consumption focused. It is more domestic oriented. So 85% of the businesses are domestic dependent. 15% is export dependent. So it's a good portfolio where we try to make sure कि risk कम हो, एंड जहां पे जिस पार्ट ऑफ द मार्केट में अर्निंग स्ट्रांग है वो हाईएस्ट कन्विक्शन आइडियाज इस पोर्टफोलियो में हो. ओके अच्छा अजय जी, अगर हम करंट कॉम्पोजिशन की बात करें तो 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप के बाद जो होल्डिंग बचती है वो कहाँ पर इन्वेस्टेड है? सो अराउंड 20-21% इज इन स्मॉल कैप. बट क्या है कि स्मॉल कैप में भी हम लोग जैसे बहुत छोटा मार्केट कैप कंपनीज नहीं लेते हैं. ये जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं ये भी अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, एंड जनरली मार्केट कैप इनका 10,000 के ऊपर ही होता है. केवल एक दो कंपनियां होंगे जिनका बिलो 10,000 करोड़ मार्केट कैप होता है. बट अगेन द बिजनेस फंडामेंटल्स रिमेन द सेम. हाई ग्रोथ होते हैं, अपने सेक्टर के लीडर होते हैं विद वेरी हेल्दी बैलेंस शीट. ओके अच्छा, जैसे आपने कहा 25-30 स्टॉक का कंपोजिशन यूजुअली रखते हैं, 8-9 सेक्टर्स में एक्सपोजर होता है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम भी है. लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक सेक्टर्स की अब मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कहाँ है? क्या जो कंपोजिशन है सेक्टर स्पेसिफिक वो किस तरीके से, अगर परसेंटेज एलोकेशन में समझना चाहें? सो यहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मैंने बात किया, सो कैपिटल गुड्स हो गया, रिन्यूएबल्स हो गए, डिफेंस हुआ, वहां पर वी आर वेरी पॉजिटिव. डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड पे जैसे फाइनेंशियल्स फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग नाउ फाइनेंशियल्स में काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है. तो फाइनेंशियल्स हैं, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, सो ऑल ये इट इज लाइक अराउंड 30 स्टॉक पोर्टफोलियो, जिसमें से ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि किसी एक सेक्टर या एक ही टाइप के स्टॉक में पोर्टफोलियो. दिस इज वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो. एंड जो नहीं है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो इसमें क्या है, जैसे आप देखेंगे PSU बैंक्स वगैरह वी डोंट होल्ड. सिक्लिकल कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, वो सब इसमें नहीं है. सो दिस इज बाय एंड लार्ज द कंस्ट्रक्शन. ओके अच्छा, एक चीज़ और अजय जी, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि 15% के आसपास का एक्सपोजर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स में भी है. तो मैं इस थीम पर आपका आउटलुक जानना चाहती हूँ. क्या व्यू है आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स पर, कंसीडरिंग ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंताएं अभी भी हैं, स्लो डाउन का डर भी है, करेंसी मार्केट का हाल हमने देखा है. तो क्या आउटलुक है इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स पर? और प्लस अगर हम आपके फंड की बात करें तो क्या ये कॉम्पोजिशन विद पीरियड ऑफ टाइम कम ज़्यादा हुआ है इस फंड में? सो इसमें भी क्या है, हम लोग काफी स्पेसिफिक रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज हमारा स्किल सेट इम्प्रूव हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में, फार्मा में CDMO स्पेस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में प्रिसीजन इंजीनियरिंग हुआ, कैपिटल गुड्स में है जहां पे हम लोग केबल कंपनीज वगैरह हुए. सो उस तरह का है जहां पे हमारा इंडिया स्पेशली स्किल सेट इम्प्रूव हो रहा है. एंड वहां पे इन कंपनीज का इवन क्लाइंट वॉलेट शेयर इज प्रीटी सिग्निफिकेंट. सो आज इफ सम ऑफ दिस बिजनेसेस को कंपेयर करेंगे चाइना से, तो दे आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज, नीदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रॉ मटेरियल का जैसे कहाँ से वो प्रोक्योर करते हैं. सो इट्स नॉट कि ये बिजनेसेस कल अगर compete करना हो चाइना से या किसी अदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री से, दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज. सो अभी जो इशू है फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट का, वहां पर एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप US में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि एंड कस्टमर को US में वो पूरा प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, चैनल को भी वो प्राइस लेना पड़ेगा. तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर को हिट लेना होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर को हिट लेना होगा. तो उसके कारण आपको क्या नियर टर्म में मार्जिन में प्रेशर दिखेगा. क्लियरली जब ये सेटल हो जाएगा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, बट नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर हो सकता है. सो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे बिजनेसेस हो जहां पे ये एटलीस्ट चैलेंजेस नियर टर्म में ना.
चलिए आगे बढ़ते हुए अब एक पॉकेट की और बात करेंगे अजय जी, वो है एरोस्पेस और डिफेंस। जैसे आपने जिक्र भी किया और मैं देख भी पा रही थी 15.6% के आसपास की होल्डिंग आपकी इस पर्टिकुलर थीम में है। और अगर हम इस थीम को देखें तो ऑफ लेट तो ये काफ़ी हॉट थीम रही है इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, प्राइस अप्रिसिएशन के हिसाब से। लेकिन सवाल ये है कि एक तो इस थीम में ग्रोथ आउटलुक को लेकर आपकी राय क्या है? रिसेंटली कई रिपोर्ट्स आई कि ऑर्डर बुक डिफेंस कंपनीज की 2 से 3 गुना अगले कुछ सालों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपका आउटलुक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से इस स्पेस में क्या है और वैल्यूएशन कंफर्ट कितना है इन लेवल्स पर? सी डिफेंस में क्या हो रहा है, जैसे जो एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले हम लोग हार्डली कुछ एक्सपोर्ट करते थे 3-4 हजार करोड़ का, एंड दिस ईयर आई थिंक वील एंड अप डूइंग 25,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स, एंड subsequent years, in next 2 years we will reach even 50,000 crore exports. So as capabilities industry perspective से I think when we are doing this level of export, so clearly we can see कि हमारी companies जो हैं उनके products हैं, उनका जो quality है that is improving, that is clearly demonstrated. So जो एक business में क्या होता है, आपको ना addressable अगर opportunity बढ़ रहा है एंड वो ऑर्डर फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं, देन आपको अपने नंबर्स बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं। तो डिफेंस में अभी वो अपग्रेड साइकिल चल रहा है जहां पे क्लियरली विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है ऑर्डर बुक्स की, एंड आई थिंक जो अपवर्ड रिविजन है दैट इज हैपनिंग। सो वन इज दैट, एंड सेकेंडली इवन डोमेस्टिकली अगर देखेंगे तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट आई थिंक जो नेक्स्ट 2-3 साल में होना था विच विल हैपन फास्टर, सो वो भी थोड़ा फ्रंट एंडेड हो जाएगा। ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे, यूरोप में फॉर एग्जांपल जर्मनी एज अ कंट्री जहां पे डिफेंस स्पेंड काफी कम होता था, दे आर इंक्रीजिंग। सो ग्लोबली डिफेंस स्पेंड इज इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक विद आर कैपेबिलिटीज द बिजनेसेस दैट वी हैव वो क्लियरली इससे बेनिफिट होगा। जहां तक मल्टीपल्स की बात है तो वो क्लियरली बिकॉज ये प्राइस इतना लास्ट 1 महीने में बढ़ गया है तो दीज बिजनेसेस हैव बिकम लिटिल एक्सपेंसिव। सो इसीलिए इट विल बी, वी नीड टू मेक श्योर कि जैसे बिजनेस फंडामेंटल से अगेन प्राइस एक्शन ज्यादा ना हो। सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि इन आवर पोर्टफोलियो वी बाय एट अ राइट वैल्यूएशन, एंड सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट दैट इफ फंडामेंटल्स आर रनिंग, अगर प्राइस एक्शन इज हायर देन फंडामेंटल्स देन वी नीड टू बी केयरफुल। ओके, चलिए काफ़ी चर्चा हुई इस फंड पर, लेकिन अभी और भी बातचीत बाकी है। एक क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो बाकी थीम्स की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानने की भी कोशिश करेंगे कि जिन स्टॉक्स का चुनाव किया जाता है उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी का कितने समय में पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, कि रिसेंटली क्या बदलाव किए गए हैं एलोकेशन के हिसाब से, इन सब बारीकियों को समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। आज हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। हमारे साथ मिस्टर अजय खंडेलवाल मौजूद हैं जो कि फंड मैनेजर हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी से। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि अर्निंग्स पर प्राइमरीली फोकस होता है, इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करें कंपनीज अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से वो आपके रडार पर रहती हैं। अगर हम आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन को देखें और इस बार के अर्निंग्स की बात करें, यूजुअली कितने समय में आप पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं? क्या कोई क्वार्टर निकलता है, अर्निंग्स आते हैं, उसके बाद रिव्यू किया जाता है? ज़रूरी होता, अगर लगे कि कहीं ग्रोथ लैगार्ड हो रही है तो क्या बदलाव भी होते हैं कॉम्पोजिशन में? क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी होती है जब अर्निंग्स आती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है? तो अर्निंग का ट्रैकिंग तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है काफी सारे ऐसा होता है कि एक बिजनेस और इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, एंड अगर आप वो लेट रियलाइज करते हैं तो फिर वो स्टॉक प्राइस उसका तब तक करेक्ट भी हो जाता है। सो हम कैसे देखते हैं कि एक इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी साइज कैसा है, उसको कैप्चर करने के लिए विच आर दोज कंपनीज हु विल बेनिफिट, एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी है, एंड फिर ड्यूरिंग बिफोर द क्वार्टर हम लोग जैसे अपना चैनल चेक्स करते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये इस क्वार्टर का डिलीवरी कैसा रहेगा। So it is, even though we take a 3 to 5 year view, but we have to ascertain कि ये quarterly numbers भी at least उस direction में move कर रहे हैं।
क्योंकि क्या होता है कभी कभी किसी जैसे क्लाइंट का बिजनेस आपका एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में मिस हो गया तो थोड़ा सा अर्निंग में इम्पैक्ट आता है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। कभी क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वहां पर जैसे जनरली व्हाट वी लुक एट इट इज कि हमें पता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ने वाला है, पर वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अगले 3-6 महीने के लिए कि इट विल कंटिन्यू लाइक हाउ इट हैपेंड विद टेलीकॉम इंडस्ट्री, कि इट विल कंटिन्यू फॉर इयर्स टुगेदर। उस केस में आपको पोर्टफोलियो को चेंज करना पड़ेगा। सो वन इज कि आप अर्निंग के लिए क्वार्टरली तो आपको देखना ही पड़ता है, एंड अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम इज नियर टर्म और दिस विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। So I think basis that we decide that how to behave, and बाकी changes portfolio में ऐसा होता है कि if suppose idea pipeline में there are some good stocks, and वो current portfolio में अगर लगता है कि the ideas which are there in our pipeline are better than existing portfolio stock from business fundamentals and upside perspective, तो then we make those kind of changes. But otherwise आप देखेंगे portfolio का churn is actually lower than the industry. ओके, इंटरेस्टिंग। तो यूजुअली फिर जो रिव्यू होता है, आई एम श्योर मॉनिटरिंग तो डे टू डे बेसिस पर ही होती होगी पूरे पोर्टफोलियो की, लेकिन रिव्यू का इसका मतलब कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, वेन एवर वेयर एवर नीडेड आप करते हैं, कोई बदलाव जब ज़रूरत पड़े, ये मान के चलें। जी एग्जैक्टली। सो अगर जैसे चैनल चेक्स में लगता है कि बिजनेस पे प्रेशर आ रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, तो हम लोग अपना थोड़ा अलोकेशन कम कर देते हैं। वहीं रिजल्ट के बाद अगर लगता है कि ये सरप्राइज ज्यादा आया है और अब मेरा अर्निंग अपग्रेड हो रहा है, तो उस केस में हम लोग अपना पोजीशन को और ऐड भी करते हैं। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज सी हमें वी वांट टू मेक श्योर कि पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर हो। सो उसके लिए क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में जो आपके हाईएस्ट कन्विक्शन अर्निंग स्टॉक्स हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम कन्विक्शन है, वही रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज उसी से आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी आता है। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम मार्केट्स की ही बात करें तो अभी मार्केट्स में क्या कोई रिस्क नज़र आ रहा है? जैसे आपने कहा ज़्यादातर रिस्क एज ऑफ हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई अभी ऐसा रिस्क है जो मूड बना सकता है, बिगाड़ सकता है? क्योंकि ट्रम्प टैरिफ के 90 डेज़ का पीरियड जब ओवर होगा उसके बाद क्या स्टांस रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, बट क्या कोई रिस्क फिलहाल मार्केट में दिखाई दे रहा है? सो वन इज जैसा आपने बताया कि टैरिफ के कारण अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मार्जिन प्रेशर आएगा। सेकेंड इज कि आफ्टर दीज टैक्स कट्स नाउ ऐसा एजम्पशन है कि थोड़ा सा अर्बन साइड पर भी कंजम्पशन इंप्रूवमेंट होगा। सो वो उसके जैसे इनिशियल डेटा सजेस्ट कि थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, बट अभी भी लार्ज जैसे अगर देखेंगे स्टेबल कंपनीज के नंबर्स, तो वो अभी भी थोड़े वीक ही हैं। सो नंबर्स में अभी भी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। वो अगर इफ वो ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा। दैट इज देयर। आई थिंक द वे मॉनसून इज प्रोग्रेसिंग इट इज ऑल्सो मूविंग इन राइट डायरेक्शन। सो रूरल साइड में भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बट जैसे मैंने बताया कि अगर ये कुछ चीजें, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे हमारा डिपेंडेंसी ज्यादा है, वहां पे अगर वो फैक्टर्स विच वी बिलीव इंप्रूव नहीं हुए जैसा वी एक्सपेक्ट, देन मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। सेकेंडली टेक्निकली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ना इस समय पीई एंड प्रमोटर्स का काफी सही सेल हो रहा है मार्केट में, सो वो सप्लाई भी ज्यादा है पेपर का। तो दैट ऑल्सो वी नीड टू आई थिंक वो भी एक फैक्टर रहेगा, जैसे कुछ स्टॉक्स को उसका भी ओवरहैंग रहेगा। बाकी अदरवाइज बाय एंड लार्ज मार्केट्स आर वेल प्लेस्ड। ओके, चलिए सर, ये आखिरी सवाल होगा मिड कैप लार्ज कैप फंड को लेकर। इसी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? क्या सलाह है? कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से ये सूट करता है, उनके एपेटाइट के हिसाब से, प्लस एटलीस्ट कितने टाइम का होराइजन लेकर चले अगर इस फंड को ऑप्ट करें? तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होराइजन आई थिंक 5 years तो आपको सोच के चलना ही चाहिए। क्योंकि इक्विटी में देखिए रिस्क नियर टर्म कभी भी प्ले आउट होता है, बट अगर आप कभी भी रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 5 साल देखेंगे तो वो हार्डली कभी रिटर्न नेगेटिव हुए हैं। सो दैट आई थिंक वो माइंडसेट होना ही चाहिए कि इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है।
एंड स्पेशली इस फंड के लिए क्योंकि इसमें लार्ज एंड मिड और स्मॉल तीनों का कॉम्पोजिशन है, सो इसीलिए ये fairly actively managed fund है जहाँ पे we have combination of all three market caps. So I think this is a good fund for people who are entering the market and who have decent investment horizon. I think it's a good fund for them. ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए शो में और इस पर्टिकुलर फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियाँ इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।